Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. कल आप लोगों का टेस्ट था और पुराने सेशन का था टेस्ट. आप लोगों का तो अभी 4th को आई थिंक जी. बाकी ये है कि आई होप अच्छा था टेस्ट. वैसे आसान था, इतना मुश्किल नहीं था. आप लोगों ने अच्छा किया होगा अटेम्प्ट. काइंडली आपके जो टेस्ट है आई थिंक कुछ बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी. आप लोगों ने कॉलेज में सबमिट करवाने, हम लोग वहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर चेक करके वहीं पे वापस देंगे जो टेस्ट हैं, राइट. हम अपने फार्माकोग्नोसी की जो है 5 चैप्टर्स कर चुके हैं. पहला इंट्रोडक्शन था, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. सेकंड था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. थर्ड था हमारा इवेल्युएशन. थर्ड हमारा टर्मिनोलॉजीज वाला था. फोर्थ था इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. फिफ्थ हमने एलर्जी को पढ़ा है. एलर्जी में हमने बहुत सारी इसकी टाइप्स पढ़ी, फिर एलर्जेंस की टाइप्स पढ़ी, फिर कंट्रोल सिस्टम्स पढ़े, केस स्टडी पढ़ी, स्किन एलर्जी, वो स्किन टेस्ट देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. और फिर उसके बाद हमने मैकेनिज्म पढ़े, न्यूरोट्रांसमीटर्स की टाइप्स पढ़ी, उनको फर्दर आगे डिटेल में पढ़ा. तो दैट्स ऑल वाज इन दिस लेक्चर. लेट्स रिवाइज इट. Skin test for investigation. Skin testing for allergies is used to identify the substances that are causing your allergy symptoms. It is often performed by applying an extract of an allergen to your skin, scratching or pricking the skin to allow exposure, and then evaluating the skin's reaction. अब स्किन टेस्ट क्या होता है? आपने स्किन को टेस्ट करना है. किसी भी चीज़ को टेस्ट क्यों किया जाता है? इसीलिए उसको इवेल्युएट करने के लिए कि हुआ क्या है, कर क्या रहा है. आप लोगों का टेस्ट हम क्यों लेते हैं? ठीक है, आप लोगों को भी हम टेस्टिफाई कर रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं कि आप लोग कितने पानी में, आप लोगों को कितना याद हुआ है, ठीक है. इसी तरह स्किन को टेस्ट किया जाता है कि अगर इसको एलर्जी हुई है, कितने लेवल की हुई है, और क्या इसकी इंटेंसिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है, किस एलर्जन ने कॉज किया. जो अगर हमें एलर्जन पता होगा, फिर उसी के खिलाफ फिर मेडिसिन या वैक्सीनेशन यूज कर सकते हैं ताकि आगे ना हो सके, प्रिवेंट करने के लिए किसी भी इलनेस को, डिजीज को, या अवॉइड करने को किसी भी एलर्जन को. दैट्स व्हाई वी टेस्टिफाई द स्किन. इट इज ऑफ. अब ये परफॉर्म कैसे की जाती है? या तो आप एलर्जन का एक्सट्रैक्ट बना लेते हो, उसी एलर्जन का जो कॉज करने वाला बीमारी, उसका एक एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन सा बना के उसको आप स्किन पे अप्लाई कर देते हो. अप्लाई कैसे करोगे? स्क्रैचिंग के थ्रू, स्क्रैच करके आपकी स्किन या प्रिकिंग के थ्रू स्किन को, कि वो सामना हो जाए उसका जी एलर्जन को. फिर बॉडी जो स्किन का रिएक्शन होगा उसको चेक करते हो. अब इट मे ऑल्सो बी डन बाय इंजेक्टिंग द एलर्जन अंडर द स्किन. अब ये ना सिर्फ स्क्रैचिंग या पिकिंग से, बल्कि इंजेक्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, और बाय अप्लाइंग इट टू अ पैच या पैच टेस्ट लगा के थ्रू आप कर सकते हैं एग्जामिन, ठीक है. दैट इज बर्न ऑन द स्किन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. फिर उसको चिपका दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए. 3 तरह के टेस्ट होते हैं. Number 1, scratch test. Number 2, patch test. Number 3, intradermal test. Intradermal means आप स्किन में इंजेक्शन लगा रहे हो. इंट्रा अंदर की तरफ, डर्मल स्किन के अंदर. इंट्राडर्मल टेस्ट, इसमें आप इंजेक्शन लगाते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रैच टेस्ट. स्किन यूजुअली forearm, upper arm or the back is scratched with special sterile needle and extract of allergic substances is introduced. आपकी स्किन खास तौर पे आपके बाजू का हिस्सा, आपके अपर आर्म जो शोल्डर वाला हिस्सा है, या आपकी बैक को स्क्रैच किया जाता है. किससे किया जाता है? एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टेराइल नीडल होती है, ठीक है. उसमें वो कोई कंटेमिनेटेड नहीं होती, हर जरासीम से पाक होती है, और एलर्जिक सब्सटेंस जो है वो आपकी उसमें डाल दिया जाता है, उसका सोल्यूशन. अगर स्किन लाल हो गई और सूज गई तो टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा, और आपको सब्सटेंस पता लग जाएगा कि किसने एलर्जी कॉज की है. रिजल्ट टेस्ट का कब आता है?
20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद आपको स्क्रैच टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है। ये आपको नजर आ रही है स्क्रैचिंग होती हुई। ये नीडल है स्टेराइल, ये स्क्रैच करके यहाँ इंसर्ट कर दिया जाएगा। फिर आप उस पर देखते रहोगे कितने एरिया पर रेडनेस हुई है, क्या हुआ है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि स्किन टेस्ट में आपको क्या रिजल्ट्स मिले। ठीक है जी, दैट इज द स्किन टेस्ट। फिर आ जाता है पैच टेस्ट। व्हाट इज पैच टेस्ट? ये किस लिए होता है? ये होता है कॉन्टैक्ट एलर्जी के लिए, फॉर कॉन्टैक्ट एलर्जी। एलर्जन जो सोल्यूशन है वो अप्लाई किया जाएगा इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक अपर आर्म में आपकी, एंड फिर एक इम्परमिएबल सब्सटेंस वो लगाया जाएगा इस पे, फिर उस पे पैच को टेप कर दिया जाएगा। 24 से 48 घंटों के बाद पैच को रिमूव किया जाएगा और जो आपका जख्म है उसको देखा जाएगा। आपने जहाँ जहाँ आपको डिजायर्ड आउटकम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उन साइट्स को, उन जगहों को देखा जाएगा इस तरह से। अगर तो स्किन वही रेडनेस हुई हुई है या कोई भी एलर्जी रिएक्शन आएगा, आपको पता लग जाएगा किस किस्म के एलर्जन ने आपको एलर्जी कॉज की है। देन हमने इंट्राडर्मल और इंट्राकुटेनियस टेस्ट पढ़ा था। इट मीन्स स्किन में आपने इंजेक्शन लगाना है। ये भी एक थर्ड किस्म का टेस्ट है। ठीक है, इसमें आप 0.1 ml लेते हो एलर्जन, किसी भी किस्म का सॉल्यूशंस लेते हो, फिर उनको इंट्राकुटेनियसली आप इंजेक्ट कर देते हो और फिर 20 मिनट बाद आप क्या देखते हो? ऑब्जर्वेशंस देखते हो, क्या रिजल्ट आया। राइट, दैट इज इंट्राडर्मल और इंट्राकुटेनियस टेस्ट मीन्स स्किन के अंदर आप इंजेक्शन इंसर्ट कर रहे हो लाइक दिस। एक तरफ स्किन प्रिक टेस्ट है, एक तरफ इंट्राडर्मल टेस्ट के रिजल्ट्स आए हुए हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ये भी हमने 3 तरीके का पढ़ा था। नंबर 1 वाज एनवायरमेंटल कंट्रोल, 2 था फार्माकोलॉजिकल मेथड, 3 था इम्यूनोथेरेपी। एनवायरमेंटल कंट्रोल या अवॉइडेंस में हमने क्या पढ़ा था? कहते हैं एलर्जी कैन बी अवॉइडिंग एक्सपोजर टू द एलर्जेंस। आप अवॉइडिंग एक्सपोजर हो सकता है एलर्जेंस को, एलर्जी आप अवॉइड कर सकते हो, आप एलर्जन से बच सकते हो, परहेज कर सकते हो। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना अपने के तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ना हवा रोक सकते हो, ना ही पानी, ना मट्टी, ये सारी चीज़ें नहीं रोक सकते। लेकिन आप मास्क तो पहन सकते हैं, तो मास्क पहने। जो एलर्जिक है इन सारी चीज़ों की, वो मास्क पहने। कुछ केसेस में लाइक फूड एलर्जीज हो जाए, अवॉइडिंग द एलर्जन इज लाइफ सेविंग नेसेसिटी। एलर्जन को अवॉइड करना क्या होता है जी? लाइफ सेविंग नेसेसिटी हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। फूड एलर्जी में आपको खाना ही छोड़ देना चाहिए वो जिससे आपको एलर्जी होती है, बिकॉज अनलाइक एनर्जीज टू एयर बोर्न पार्टिकल्स दैट कैन बी ट्रीटेड विद शॉट्स और मेडिकेशंस। कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो पोलन से या एयरबोर्न पार्टिकल्स के थ्रू होती है, उनको शॉट्स या मेडिकेशन देके आप रोक सकते हो। बट फूड एलर्जी एक दफ़ा गई तो बस गई, पेट में गया तो बस गया, बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर एलर्जिक टू peanuts should avoid not only peanuts but also any food that might contain any tiny traces of them। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मूंगफली से बहुत ज़्यादा फूड एलर्जी होती है, तो लोगों को चाहिए ना सिर्फ वो छोड़ दें, बल्कि उससे मिलती जुलती और भी चीज़ें छोड़ दें, ताकि बिल्कुल ही वो बच सकें, परहेज हो जाए। अब अवॉइडेंस कैन हेल्प प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट नॉन फूड और केमिकल एलर्जेंस टू। जो बचाव है आपको लोगों को, वो नॉन फूड और या केमिकल एलर्जेंस हो सबसे बचा सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बिल्कुल ही बचाव कर लोगे ना एलर्जन से बचने के लिए, तो ना सिर्फ अलामात से बच सकते हो, बल्कि आपको फर्दर मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एयरबोर्न एलर्जेंस के लिए, वो हैं
अपने जो पालतू जानवर हैं उनको रूम्स में ना लाएं, बेडरूम्स में ना लाएं, बाहर रखें, उनको नहलाएं वक्तन फ़वक्तन। फिर आप अपने कालीन उठा दें रूम्स में से, सफाई बार बार करें। स्पेशल कवर लें आप पिलोज़ के लिए, अपने तकियों के लिए और बेड वगैरह की मैट्रेसेस के लिए। अगर आप एलर्जिक हैं पोलन से तो आपको चाहिए जब पोलन का टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे हो तो खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखिए घरों के, घास ना काटें, उससे उड़ेगा तो भी डस्ट माइट्स आपके अंदर जाएंगे। अगर आप मोल्ड से एलर्जिक हैं, काई वगैरह से, तो आपने किसी नमी वाले एरिया में नहीं जाना, ना ही बेसमेंट में घर में जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी नमी होती है। अपने बाथरूमों को और इस तरह की नमी वाले जो एरियाज़ हैं आपके घर में उनको आपने खुश्क और साफ़ रखना है। तो दीज आर द मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट अवॉइड मेक यू अवॉइड फ्रॉम environmental control, not environmental control, from environment. Next is pharmacological method. Pharmacological method means आपने symptomatic drug therapy करनी है। Symptomatic drug therapy means symptoms जो cause हो रहे हैं ना उनको आपने रोकने के लिए ड्रग थेरेपी करनी है। अभी आपको एलर्जन तो नहीं पता कॉज, लेकिन एलर्जी होगी, आप फ़ौरन से ये तो नहीं कहोगे नहीं पहले एलर्जन ढूंढ लेते हैं, इसको अभी पड़ा रहने दो। नहीं, आप पहले जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए आप उनको दवाइयाँ ही वो दोगे जो उसके सिम्टम्स के खिलाफ काम करें। जैसे कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, जो हिस्टामिन रिएक्शन कॉज करते हैं, उसके खिलाफ दी जाती है। रेडनेस को कम करती है, इचिंग और शिवरिंग वगैरह या रेडनेस ऑफ स्किन, ठीक है। फिर आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आप देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, वो भी रेडनेस वगैरह कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करते हैं। उसके लिए आप कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दैट इज फार्माकोलॉजिकल मेथड। आप ट्रीट करके दवाइयों को, सिम्टम्स को रोक रहे हो। ओटीसी एंटीहिस्टामिन में आ जाती हैं आपकी सट्रिजीन है, क्लोरमफेनेरिमीन है, क्लेमिस्टीन है, डाइफेनहाइड्रामीन है, फिक्सोफेनाडीन है, लोराटिडीन। फिर आ जाता है इम्यूनोथेरेपी, हाइपोसेंसिटाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंसिटाइजेशन मीन्स आपकी जो बॉडी की सेंसिटाइजेशन हाइपर हुई थी ना, आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको कम कर दिया है। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें होता क्या है, आप एक एलर्जन की इंक्रीजिंग अमाउंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हो टू अ सब्जेक्ट इस लेवल तक कि वो रेजिस्टेंट हो जाए बॉडी आपकी उस पूरे एलर्जन सोल्यूशन से। भी टाइम कितना लेता है, इट टेक्स 3 months to 5 years, 3 से 5 माह लेता है, 5 साल रहता है, 3 माह से 5 साल। दैट इज इम्यूनोथेरेपी। इसमें वैक्सीनेशन वगैरह आ जाएंगी। वैक्सीनेशन आफ्टर, अब वैक्सीनेशन कब होती है, कंफर्म हो गया आपको जी ये टाइप ऑफ स्पेसिफिक एलर्जी है और इस तरह की आपको एलर्जन के लिए ख़ास तौर पे कोई चाहिए स्पेशल वैक्सीन, ठीक है, इंजेक्टेड टू द पेशेंट and he or she remains safe from the attack of this particular allergy for specific period of time। जैसे कोरोना वायरस की बन रही है, ठीक है ना, बन रही है ना कोरोना वायरस की, तो वैक्सीन वो हमें पता लग गया जी खास किस्म के ये स्ट्रेन थे, तो अब इसके खिलाफ वैक्सीनेशन बना रहे हैं और बन भी गई है, 2021 में अवेलेबल होगी। वो यही एग्जाम्पल है, आपको पहले पता लग गया किस टाइप का एलर्जन है, कौन एलर्जी कॉज करे, उसके खिलाफ आपने खास किस्म की वैक्सीन बनानी है। अब मैकेनिज्म ऑफ एलर्जीज हमने क्या पढ़े थे, रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन एलर्जी। Allergens enter into the body and bind with heptanes, a protein. Now it is active to cause allergy, so called antigen। जो एलर्जन है आपकी बॉडी में एंटर होते हैं और एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है, हेप्टेन्स कहते हैं उसको, उसके साथ बाइंड करते हैं और फिर एलर्जी कॉज करने के लिए तैयार होते हैं। उनको क्या कहते हैं, एंटीजन। नाउ एंटीजन विल बाइंड टू एफसी रिसेप्टर्स ऑफ मास्ट सेल्स। अब जो ल्यूकोसाइड्स वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होते हैं
मास्ट सेल, उनमें होता है FC रिसेप्टर, उसके साथ ये एंटीजन बाइंड करते हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एट सेलुलर लेवल। एंटीजन बाइंड करेगा FC रिसेप्टर से, मास्ट सेल फट जाएगा इस तरह से। जब मास्ट सेल बस्ट अप होगा ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स खास तौर पे हिस्टामिन जो मास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो निकलेगा। उसने खास तौर पे इंदिया देना है जी, पूरी बॉडी को मैसेज देना है कि रिएक्शन हो गया, उसके नतीजे में उसने रेडनेस कॉज कर देनी, एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स छोड़ देने हिस्टामिन में, ठीक, और एलर्जी हो जाएगी। दिस इज द डायग्राम फॉर FC रिसेप्टर। ये पैथोजन आया, इसके साथ अटैच हुआ, ठीक। अब डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने देखे, उनमें कौन कौन सी हैं एग्जाम्पल्स, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन। हिस्टामिन तो हमने पढ़ लिया है, राइट। ब्रेडिकाइनिन क्या होता है? ये भी एक किस्म का वेजोडाइलेटर होता है, आपकी जो वेसल्स होती है उनको डायलेट करता है और थोड़ा ब्लड प्रेशर को आपको कम करता है। ये क्या करता है जी, आपकी इन्वॉल्व होता है मैकेनिज्म ऑफ पेन में। जो आपको दर्द होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? ये रिसेप्टर्स, ये सेंसर्स भेज रहा होता है जी पेन के, ब्रेडिकाइनिन। एलर्जिक रिएक्शन होगा, जो पेन हो रही होगी वो ब्रेडिकाइनिन करवा रहा होगा, ठीक है जी। दैट इज ब्रेडिकाइनिन, अ वेजोडायलेटर। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये किस्म का हार्मोन लाइक ग्रुप है, ठीक है ना, और ये भी पेन ही कॉज करता है, खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज में भी क्रैम्प्स कॉज करता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, राइट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी एलर्जिक रिएक्शंस में इन काम आता है। ये भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहा है। फिर आता है इंटरल्यूकिन्स, जो है वो साइटोकाइंस के ग्रुप होते हैं, ठीक है, और 4 मेजर ग्रुप्स में ये डिवाइडेड होते हैं। हाउएवर देयर जो फंक्शन है वो क्या है, इंटरल्यूकिन्स जो हैं रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को और आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो जाए। मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये साइटोकाइंस के। साइटोकाइंस का हमें पता है वो मॉड्यूलेटर किसके होते हैं, सेलुलर बिहेवियर, मतलब आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इस तरह से ये काम आते हैं इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2, ठीक हो गया। फिर आता है थ्रोम्बोक्सिन। ये एक हार्मोन है, प्लेटलेट्स जो है वो रिलीज करते हैं इसको, और ये करता क्या है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है और फिर आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन करता है, मींस क्लॉटिंग में इसका काम है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, आपकी वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है जी, आपका होम्योस्टैटिक बैलेंस रखता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो प्लेटलेट से निकलने का मतलब है क्लॉटिंग में काम करता है। मैकेनिज्म को इंजरी हो गई है तो उसके खिलाफ काम करेगा। देन आ जाता है जी ल्यूकोट्राइन। ठीक है, ल्यूकोट्राइन, ये भी ल्यूको का पता है, वाइट ब्लड सेल से निकलता था ये, ठीक है, ल्यूकोसाइट से। ये भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं और एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में काम आते हैं। एलर्जिक डिजीजेज हो जाती हैं उनमें बड़ा काम आते हैं, ठीक है, मीडिएटर्स होते हैं। अपने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ये कैसे डालते हैं, किस्म के जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ लग के ना ये अपना वो
मीडिएटर का काम करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। ठीक है, इस तरह से ये एक एक्सोन बनाया हुआ, ये न्यूरो ट्रांसमीटर दिखाया हुआ, वेजिकल्स एंड रिसेप्टर साइनेप्स। ठीक जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये आप लोगों का चैप्टर है ख़त्म अगेन, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।